हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज से हम एक नया मॉडल प्रैक्टिस हल करेंगे। डेली 1 घंटा हम डेली क्या करेंगे, मॉडल प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे। 1 आवर 30 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन से भी ज़्यादा भी हो सकता है। और ये प्रैक्टिस डेली चलेगी और ये एग्ज़ाम तक कोई ना कोई प्रैक्टिस, अगर ये ख़त्म हो जाएगा तो हम कोई और नया प्रैक्टिस हल करेंगे। तो ये सारा खेल प्रैक्टिस का है। तो आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप कुछ यहाँ से हासिल नहीं हो पाएगा। और यहाँ से एक नई दिशा भी दे सकते हैं अपनी पढ़ाई के लिए। तो आज से हम एक नया सीरीज शुरू करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए अपने हित मित्र दोस्तों के साथ। जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को। इससे ही वीडियो आते रहेंगे जिससे आपको ये नोटिफिकेशन आपको सही समय पर और अपनी परीक्षा को एक अच्छी दिशा भी यहाँ से देख सकते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट से ज़रूर कीजिए। तो आइए आज से हम शुरू करेंगे मॉडल प्रैक्टिस। ये किरण की प्रैक्टिस है जिसमें PRT 1 से 5 तक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और इसमें 20 प्रैक्टिस सेट हैं। जितना जल्दी समाप्त होगा आप यहाँ से सारा चीज़ कंप्लीट कर सकते हैं। प्राथमिक गणित सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए इसको हम हटाते हैं और फिर शुरू करते हैं आज का हम सब प्रैक्टिस। तो आज का पहला प्रैक्टिस यहीं से शुरू करेंगे कि क्या इसमें हम सब कर सकते हैं। तो चलिए, मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है जिसमें हम 150 क्वेश्चन हैं। 1 घंटे में जितना हो पाएगा हम वहाँ तक के सारा कंप्लीट करेंगे। जो बचेगा हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और अगले वीडियो में बने रहने के लिए आपको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए। तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने हित में दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो सबसे पहले हमारा नंबर 1 क्वेश्चन ये है कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मैस्कुलिन ऑफ द काउ फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो। तो इसमें से कौन सा है काउ का मैस्कुलिन किसे कहा जाएगा। तो इसमें हमारा जो है फर्स्ट स्टेलियन सही है। इसे हम सांड कहते हैं। और स्टीर का मतलब होता है बछड़ा। और डार्क मिस होता है नर या बतख। नर या बतख के नाम से जानते हैं। दूसरा है कि आई गॉट इट रॉन्ग, इट वॉज नॉट द रेड वन बट द ब्लू वन, which वर्ड इन द above सेंटेंस इज यूज्ड एज ए कंजक्शन। तो इसमें हम कौन से कंजक्शन का यूज करने वाले हैं, अर्थात दूसरा का कौन सा क्वेश्चन सही है। तो दूसरे का क्वेश्चन यहाँ पर सही होगा तीसरा नंबर बट। क्या करेंगे, यहाँ पर बट सही है। I got it wrong, it was the red one but the blue one, which wrong word in the above sentence is used conjunction। तो कौन सा हम यूज कर सकते हैं, यहाँ पर हम but का यूज कर सकते हैं। दूसरा है, तीसरा क्वेश्चन है कि मिस्टर मोहन इज आवर इंग्लिश, मिस्टर मोहन इज आवर इंग्लिश टीचर, ही इज नाइस बट आई नेवर नो व्हाट ही इज टॉकिंग। इसमें हम क्या फिल करेंगे, टॉकिंग में क्या भरक फिल करेंगे, ऑफ, ऑन, अबाउट, मोर देन वन ऑफ द एबव क्या फिल करेंगे। तो हम तीसरे में भरेंगे अबाउट। हम उनके बारे में नहीं जानते हैं। मिस्टर मोहन इज अवर इंग्लिश टीचर, मिस्टर मोहन हमारे इंग्लिश टीचर हैं। ही इज़ नाइस, वो अच्छे हैं। बट आई नेवर नो, मैं उन्हें कभी नहीं जाना। व्हाट इज टॉकिंग अबाउट, उनके बारे में, मतलब कि के बारे में का उपयोग किसी की, मतलब इनका जो उपयोग होता है अबाउट का प्रयोग जो होता है किसी की बात या चर्चा के विषय को इंगित करने के लिए किया जाता है। अगला है व्हिच वर्ड इज द अपोजिट ऑफ द अम्यूजिंग। की अपोजिट क्या होती है, तो ये होगा बोरिंग। अम्यूजिंग की अपोजिट होगा, अम्यूजिंग की होगा क्या, तीसरा सही है बोरिंग, अर्थात नीरस।
ए ब्रांच ऑफ द फ्लावर अरेंज्ड इन एन अट्रैक्टिव वे इज कॉल्ड एन किसके नाम से जानते हैं? तो हम ये दूसरा इसका सही है बॉकेट। 6वें नंबर का बात करेंगे कि बॉय, मैन, अंकल, फायरमैन, ग्रैंड फादर बिलोंग टू किससे बिलोंग करते हैं? जैसे कि लड़का, आदमी, अंकल और फायर आदमी, ग्रैंड फादर बिलोंग टू फेमिनाइन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर, बोथ फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन या मोर देन अबव। तो इनमें से कौन सा हमारा उत्तर सही हो सकता है? तो इसमें हमारा 6वें का जो उत्तर होगा वो सही है दूसरा, अर्थात ये मैस्कुलिन जेंडर है। चूज द वर्ड व्हिच मीन्स द सेम एज ह्यूमेन। ह्यूमेन का क्या होता है? तो ये इसमें काइंड मीन्स दयालु। ह्यूमेन का मतलब क्या होगा? तो ह्यूमेन का मतलब होता है मानवचित। क्या होता है? अर्थात मानवीय होता है। इसका मतलब है कि ये शोइंग काइंडनेस एंड अंडरस्टैंडिंग स्पेशली टू पर्सन ऑफ एनिमल्स। तो इसकी जो काइंड इज कोरेक्ट, अर्थात इसका वर्ड जो व्हिच मीन्स टू सेम एज ह्यूमेन का मतलब काइंड होगा। 8वां क्वेश्चन है कि हैव ट्रस्ट गॉड एंड डू द राइट सप्ली ये करेक्ट प्रीपोजिशन इन द ब्लैंक। तो इसमें हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज कर सकते हैं? तो ट्रस्ट का मतलब हैव, ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास करना, और ये ट्रस्ट जो है ये नाउन्स वर्ड है। हम इसका प्रयोग किस रूप में कर सकते हैं? तो हम आई हैव ट्रस्ट इन गॉड, हम यूसन में विश्वास करते हैं। अर्थात वी आर रॉन्ग टू पुट आवर इंटरेस्ट इन हर, अर्थात ये किसके लिए यूज होगा? तो यहाँ पर हम इन का प्रयोग कर सकते हैं। 9 से 11 को हम पैराग्राफ को पढ़ेंगे और पैराग्राफ के प्रश्नों का उत्तर यहाँ से देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से पैराग्राफों को क्वेश्चन को देखते हैं, अर्थात 9 से 11 प्रश्नों का उत्तर हमको देना है। तो सर्दी के दिनों में तो सबसे अगर हम पैराग्राफ को पढ़ करके जिसने जो नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और 4 विकल्पों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दें, तो सबसे उत्तम उपाय ये होता है कि हम इनके प्रश्नों को सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि सर्दी के दिनों में कैंप टॉम कैनेडी को अच्छे क्यों लगा करते थे। मतलब कि सर्दी के दिनों में कैंप टॉम कैनेडी को अच्छे क्यों लगा करते थे? क्योंकि मौसम का आनंद मिलने के कारण, पिकनिक के समान होने के कारण, कष्टदायक होने के कारण, उपयुक्त में से एक से थे और उनमें से कोई नहीं। इस अनुच्छेद का कोई उपयुक्त शीर्षक है, जैसे कि कर्तव्य, शरतकालीन दौर का मजा, निरीक्षण का कार्य, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। 11 नंबर है कि इनमें से कौन सा हासिल शब्द का पर्यायवाची नहीं है। हासिल शब्द का पर्यायवाची नहीं है, जैसे कि गंवाना, प्राप्त और लब्ध। मतलब कि गंवाना मतलब खो जाना, प्राप्त करना और लब्ध, तो 2 और 3 तो हो सकते हैं और इसमें से कौन सी पर्यायवाची नहीं है? तो 11 का उत्तर जो है हम सब बिना पढ़े भी पैराग्राफ को दे सकते हैं। अर्थात 11 का हासिल करने का उत्तर कौन सा सही है? तो 11वें का उत्तर होगा गंवाना इसका पर्यायवाची नहीं, जबकि प्राप्त करना और लब्ध जो है ये हासिल करना क्या पर्यायवाची है। आगे हम पैराग्राफ पढ़ेंगे कि वह पैराग्राफ को पढ़ते हैं कि वह माह नवंबर की शुरुआत थी और टॉम कैनेडी भी अन्य अफसरों की तरह से शरतकालीन लंबे दौरे पर विविध पुलिस स्टेशन के निरीक्षण हेतु बाहर था। सर्दी के दिनों में कैंप का जीवन एक लंबे पिकनिक के समान हुआ करता था। भारत की कष्टदायक गर्मियों के बाद इन दिनों की ताजगी आनंदवर्धक होती थी, परंतु कर्तव्य की कभी अवहेलना नहीं होती थी, क्योंकि अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के कार्यों और गतिविधियों के निरीक्षण के अतिरिक्त सुपरिंटेंडेंट से अपेक्षा की जाती थी कि वे पूरे जिले की स्थिति को वाकफियत हासिल करें। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में पनपने वाले क्राइम की उसको इस दौरे के मध्य शिकार के उत्तम अवसर मिला करते थे। येलोपुर में चूँकि कुछ अच्छे जंगल थे, अतः कैनेडी यहाँ बेहतर शिकार की आशा में आया करते थे। अब हम इन प्रश्नों के उत्तर देंगे कि सर्दी के दिनों में कैंप टॉम कैनेडी को अच्छे क्यों लगते थे। तो इस 9 का प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है?
तो हमने देखा है कि प्रस्तुत पद्यांश ग्रंथ के अनुसार सर्दी के जो दिनों में टॉम कैनेडी को पिकनिक के समान होने के कारण क्या होता था, ये अच्छा लगता था। अर्थात इसका पिकनिक के समान होने के कारण ये अच्छे लगते थे। तो सर्दी के दिनों में कैंप का जो जीवन था लंबे पिकनिक के समान हुआ करता था। तो यहाँ पर तो दूसरा इसका उत्तर सही है। पिकनिक के समान होने के कारण सर्दी के दिनों में टॉम कैनेडी अच्छे क्यों लगा करते थे, क्योंकि ये इस समय पिकनिक के समान होने के कारण जीवन एक लंबे पिकनिक के समान हुआ करता था। यही इसका सही है। 10वां क्वेश्चन है कि अनुच्छेद का कोई उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। 10 का तो ये कर्तव्य है कि शरतकालीन है, शरतकालीन दौर का मजा कि निरीक्षण का कार्य। तो इसमें शरतकालीन दौर का मजा, ये उत्तर नंबर 2 सही है। अर्थात 10 का 2 सही है और 9 नंबर का पिकनिक के समान होने के कारण सही है। ठीक है। और 11 की बात किया जाए तो गंवाना उत्तर सही है। 12 में मैं नीर भरी दुख की बदली, ये काव्य पंक्ति किनकी है। मैं नीर भरी दुख की बदली, ये काव्य पंक्ति किसकी है। मैं नीर भरी दुख की मैं नीर भरी दुख की पंक्ति में मैं नीर भरी दुख की बदली, ये काव्य पंक्ति किनकी है। गजानन माधव, मुक्तिबोध, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो मैं नीर भरी दुख की बदली, यह काव्य पंक्ति किसकी है। तो यह काव्य पंक्ति महादेवी वर्मा की है। किसकी है, महादेवी वर्मा की है। अर्थात जो उत्तर हमारा सही होगा उसका उत्तर है महादेवी वर्मा। स्पर्शजन बीमारी के लिए इनमें से उपयुक्त कौन सा है। स्पर्शजन बीमारी के लिए इनमें से उपयुक्त है संक्रमित, संक्रमणीय या संक्रामक। कौन सा है। 13 नंबर स्पर्शजन बीमारी कौन सा है। तो ये तीसरा का तीसरा संक्रामक बीमारी जो होगा वो स्पर्शजन बीमारी के अंतर्गत आता है। 14 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। पंख, पत्थर, प्रकट। तो इसमें कौन सा शब्द है जो तत्सम शब्द के अंतर्गत आता है। 14 नंबर का तीसरा सही है प्रगट। क्या है, प्रगट का ये तत्सम रूप है। तत्सम। पंख का तत्सम होता है पक्ष। क्या होता है, पंख का होता है पक्ष। पत्थर का होता है तत्सम रूप पाषाण होता है। क्या होता है, पाषाण होता है। और प्रकट का होता है, प्रकट का प्रगट। क्या होता है, प्रगट होता है। 15 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य को ज्ञात करना है। मुकेश मेरे पास आते ही मैं कर्नाटक चला जाऊंगा। जब मुकेश मेरे पास नहीं आएगा तब मैं कर्नाटक चला जाऊंगा। यदि मुकेश मेरे पास आता है तो मैं कर्नाटक चला जाऊंगा। अब इसमें मिश्रित वाक्य आप सभी को बताना है। तो मिश्रित वाक्य कौन सा है। जैसे कि मुकेश मेरे पास आते ही मैं कर्नाटक चला जाऊंगा। कहाँ चला जाऊंगा, कर्नाटक। तो इसमें मिश्रित, जब मुकेश मेरे पास नहीं आएगा तब मैं कर्नाटक चला जाऊंगा। यदि मुकेश मेरे पास आया तो मैं कर्नाटक चला जाऊंगा। तो इसमें से कौन सा है। तो इसमें यही तीसरा नंबर है कि मुकेश मेरे पास आता है तो मैं कर्नाटक चला जाऊंगा। इसी में ये मिश्रित वाक्य है। 16 है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को स्पष्ट या सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। अंत बिगाड़ना का मतलब क्या होता है, निंदा करना। अंत बिगाड़ने का मतलब क्या है, निंदा करना, कुछ भी ध्यान ना देना या परिणाम खराब करना। तो 16 नंबर का तीसरा ही सही है। अंत बिगाड़ने का मतलब होता है कि परिणाम को खराब करना। क्या है कि परिणाम को
खराब करना। तो 16 का तीसरा सही है। वो रोज देर से उठता है। इस वाक्य में वो देर से उठता है, वो रोज देर से उठता है, इस वाक्य में किस काल का उदाहरण है? तात्कालीन वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, सामान्य वर्तमान। तो कौन सा इसमें सही है? तो 17 का तीसरा वाला ही सही है, ये सामान्य वर्तमान। कौन सा? सामान्य वर्तमान। किस क्रिया का फल कर्ता पर न पड़ करके कर्म पर पड़े, उस क्रिया को क्या कहते हैं? उस कर्म पर पड़ता है, उसे हम कौन सी क्रिया कहते हैं? तो उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया का फल कर्ता पर न पड़ करके कर्म पर पड़े, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते। अलंकार के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? अलंकार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कि अलंकार का मतलब क्या? कि तात्पर्य मात्र के भेद से शब्द और अर्थ दोनों की पुनरावृत्ति को लाटा अनुप्रास कहा जाता। श्लिष्ट पदों में अनेक पदार्थों का या अनेक अर्थों का कथन श्लेष अलंकार है। श्लिष्ट पदों में अनेक अर्थों का कथन श्लेष अलंकार। भिन्नार्थ अर्थात निरर्थक स्वर व्यंजन समुदाय की आवृत्ति को यमक कहा जाता है। तो इसमें से कौन सा सही है? अर्थात 19 का कौन सा सही है? तो इसमें से चौथा सही है, एक से अधिक। क्या है? एक से अधिक सही है। कैसे सही है? देख, मतलब कि तात्पर्य के भेद में शब्द और अर्थ, शब्द और अर्थ। इसमें कहा गया है कि तात्पर्य मात्र के भेद से शब्द और अर्थ दोनों की पुनरावृत्ति को लाटा अनुप्रास कहा जाता है। तो ये सत्य है। श्लिष्ट पदों में अनेक कार्यों का कथन श्लेष अलंकार है, ये भी सत्य है। और भिन्नार्थक अर्थात निरर्थक स्वर व्यंजन की आवृत्ति को हम क्या कहते हैं? यमक अलंकार कहते हैं। तो ये तीनों क्या हैं? सत्य हैं। ये तीनों कथन सत्य हैं। 20 नंबर है, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? संस्मरण, वाग्मय, व्याख्या। तो कौन सा है शब्द इसमें से है जो इसमें स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है? तो व्याख्या शब्द स्त्रीलिंग है। गाड़ी वाला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? गाड़ी वाला अर्थात गाड़ी वाला में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो ये वाला लगा है। और प्रत्यय जिस शब्द से किसी कार्य को करने का पता चले उसे हम कृत्यवाचक भी कहा जाता है। गाड़ी वाला में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें गाड़ी वाला में वाला प्रत्यय है। अंकुश ना मानना, अंकुश ना मानने में मुहावरे का अर्थ बताना है। अंकुश ना मानना, ना डरना, खुश हो जाना, पाबंदी लगाना। अंकुश ना मानना अर्थात ना डरना क्या है? तो ये इसका पहला ही आंसर क्या होगा? सही हो जाएगा। 22 नंबर का जो क्वेश्चन है 22 पढ़ेंगे कि सर्वोपरि का सही संधि विच्छेद क्या है? सर्वधन ऊपरी क्या होगा? 23 नंबर का कौन सा सही है? तो 23 का पहला सर्वधन ऊपरी सही है। निम्नलिखित में से अल्प विराम चिन्ह की पहचान कीजिए। अल्प विराम चिन्ह कौन सा है? तो 23 का कौन सा सही होगा? तो 23 का तीसरा अल्प विराम के अंतर्गत आता है। 24 का तीसरा सही है। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि यहाँ प्रदर्शित वस्तुओं को छूना मना है, यह किस प्रकार का वाक्य है? यहाँ प्रदर्शित वस्तुओं को छूना मना है संकेतवाचक, निषेधवाचक, विधानवाचक है। तो इसमें कौन सा है? तो अर्थात इसमें दूसरा निषेधवाचक है। मतलब कि इसमें बताया गया है कि छूना मना है। यहाँ प्रदर्शित वस्तुओं को छूना मना है, तो ये निषेधवाचक वाक्य के अंतर्गत आता है। ऐसे वाक्य मतलब कि निषेधवाचक वाक्य कौन से वाक्य कहलाते हैं? ऐसे वाक्य जिनमें किसी कार्य को न करने का आदेश मिल रहा हो उन्हें हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि ना, नहीं, मत, मना,
उदाहरण ये प्रदर्शित करता है कि वस्तुओं से छूना मना है। अर्थात यहाँ पर जब कहीं पर किसी चीज़ को मना कर दिया जाए वहाँ पर हम निषेधवाचक वाक्य हो जाता है। जैसे कि यहाँ बोला गया है कि यहाँ प्रदर्शित वस्तुओं को छूना मना है, तो ये किस प्रकार का वाक्य है? तो ये निषेधवाचक वाक्य होता है। जैसे मैं खाना नहीं खाऊंगा, हम स्कूल नहीं जाएंगे, जहाँ पे किसी चीज़ को मना कर दिया जाता है वहाँ पर निषेधवाचक वाक्य होता है। 26 नंबर है कि जिस समाज में दोनों पदों के मध्य से एक विशेष यानी कि तीसरे अर्थ का बोध होता है उससे तो वो किस प्रकार का समास कहलाता है। मतलब जिस समाज में दोनों पदों के मध्य से एक विशेष यानी कि तीसरे पद का बोध होता है वो किस प्रकार का समास कहलाता, तो हम उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। अर्थात बहुब्रीहि समास में समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता है किंतु समस्त पद पर कोई तीसरा अर्थ जरूर देता है। जैसे कि गजानन, जैसे गजानन का मतलब गणेश, गजानन का मतलब क्या हो जाएगा? जैसे कि गणेश। अब सही वर्तनी शब्द कौन सा हो सकता है? आप सस्मति, समिति, तो कौन सा इसमें से समिति ही कौन सा इसमें है जो वर्तनी के तौर पर शुद्ध लिखा हुआ है? तो वर्तनी के तौर पर देखा जाए तो 27 का तीसरा सही है। 28 नंबर देखेंगे कि यह मेरी पुस्तक है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? यह मेरी पुस्तक है संबंध कारक, अधिकरण कारक या अपादान कारक इसके अंतर्गत आता है। तो यह मतलब कि यह पुस्तक मेरी है, ये संबंध कारक के अंतर्गत आता है। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसमें या जिससे जिसका संबंध क्रिया के साथ जाना जाता है उसे हम संबंध कारक कहते हैं। कारक चिन्ह जैसे का, की, के, रा, रे, रे, ना, नी, ने ये सारे आते हैं। तो यह मेरी पुस्तक है, तो इसमें कौन सा कारक है? तो इसमें संबंध कारक है। 29 नंबर पढ़ेंगे कि इनमें से कौन सा शब्द आलोचना का पर्यायवाची शब्द नहीं है? आलोचना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। समीक्षा करना, टिप्पणी करना, सोचना। तो इसमें 29 की बात करें तो जो सोचना होता है आलोचना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसे आलोचना करना तो किसी पे समीक्षा कर लेना, तो ये आलोचना का उल्टा है। टिप्पणी करना भी आलोचना का विलोम है, लेकिन सोचना आलोचना का विलोम शब्द नहीं कह सकते हैं। तो 29 में हमारा कौन सा सही जाएगा? तो 29 में केवल सही होगा तीसरा नंबर सोचना। 30 नंबर के क्वेश्चन में ये बता रहा है कि जो तालब महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तालब महाप्राण घोष व्यंजन का। तो इसमें 30 नंबर का जो क्वेश्चन होगा ये 3 नंबर तालब घोष वर्ण जा, झा और या, अर्थात ये कौन सा नंबर आएगा? तीसरा आएगा, झा नंबर। झा सही है, 30 का तीसरा सही है। जा तालब घोष वर्ण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं बता देते हैं। कौन से वर्ण आते हैं? मतलब कि तालब महाप्राण घोष के व्यंजन के अंतर्गत आते हैं कौन कौन से शब्द? तो जा और झा और आता है या। ये है तालब महाप्राण घोष के अंतर्गत वर्ण आते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो 30 क्वेश्चन का टारगेट था ये तो समाप्त हुआ। अभी हम इससे कि आगे के भी हमारे पास अभी समय है तो पढ़ लेते हैं, जिससे कि ये एक सीरीज मॉडल प्रैक्टिस सेट बहुत जल्द समाप्त हो जाए तो हम दूसरा भी शुरू करें। कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए। और यह सीरीज़ अब लगातार चलती रहेगी और अपने हित में दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। जो चैनल पर पहली बार आए हों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब यहाँ पर है जैसे कि किरण ने एक मोबाइल 6000 रुपये में ख़रीदा तथा 5400 रुपये में बेच दिया। अब उसकी हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। हानि प्रतिशत कितना होगा? अब ये सवाल है, ये कैसे हल होगा? तो ये जानने की किरण ने एक मोबाइल 6000 रुपये में ख़रीदा था और 5000, अब एक इसने 6000 में ख़रीदा ही और 540 में क्या कर दिया? 5400 में इसने
इसे बेच दिया तो अब हमको कितने रुपए की हानि हुई होगी। देखिए जैसे कि 6,000 में ख़रीदा और 5,400 रुपये में बेच दिया तो हमें देखा जाए तो टोटल हानि कितने रुपए की हो गई, 600 रुपये की टोटल हानि हो गई। और हमको यहाँ पर हानि प्रतिशत निकालना है, अर्थात तो यहाँ पर हम हानि प्रतिशत निकालने के लिए 600 बटे क्या करेंगे, हमारा था कितना, पहले 6,000 था, फिर गुणे 100 कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो और 6 एकम 6, तो हमारा कितना आ गया, 10% आया जो हमारी हानि हो जाएगी। आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, तो देखते हैं थोड़ा और सही करते हैं कि क्या कैसे करना है। तो ये हम दोबारा लगा देते हैं सवाल को, तो समझें कि कैसे किया गया है। यहाँ पर जैसे कि किरण ने एक मोबाइल 6,000 रुपये में ख़रीदा, 5,400 रुपये में बेच दिया, अब उसकी हानि प्रतिशत कितनी होगी। तो 6,000 में ख़रीदा, कितने में, 6,000 में इसने ख़रीदा और 5,400 में बेच दिया, ठीक है। कितने की लाभ हानि हुई हमें, 600 रुपये में। हमको हानि प्रतिशत अगर निकालना है तो हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बटा CP अर्थात क्रय मूल्य गुणे 100 होता है, ठीक है। CP मतलब कि क्रय मूल्य, तो CP हमारा था कितना, CP हमारा था 600 और गुणे कर देंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1, तो कितना, 6 एकम 6 अर्थात आएगा हमारा उत्तर 10% की हमको हानि होगी। आगे समझेंगे। 32 नंबर का क्वेश्चन है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 285 और 1249 में भाग देने पर क्रमशः शेषफल 9 और 7 बचे। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, वो बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है जिसमें भाग देने पर क्या बचे, 9 और 7, जिससे 285 और 1249 में भाग देने पर क्रमशः 9 और 7 बचे। तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि बड़ी से बड़ी संख्या की जब बात होगी तो हमको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसमें से बड़ी से बड़ी संख्या की जब बात होगी तो हम क्या करेंगे, मासा सबसे पहले निकालेंगे। तो ये जो 285 है, क्या है, 285 और 1249 है, इसमें से सबसे पहले हम जो शेषफल क्रमशः बच रहे थे उसमें से हम ये घटा देंगे, अर्थात 285 में 9 घटाएंगे और 1249 में हम कितना घटाएंगे, 7 घटा देंगे। तो हमारा 285 में जब 9 घटाओगे तो 15 में 9 घटाएंगे 6 बचेगा, 7 और 276, और यहाँ पर जब घटाएंगे तो 12 और 47 बच जाएगा। अब जो 1247 बचेगा तो हम क्या करेंगे, इसको हम इन दोनों का HCF निकालेंगे, अर्थात मासा महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो भाग विधि से मासा हम निकाल सकते हैं। 2 का टेबल पढ़ना है कि 12 से ज़्यादा ना हो, तो 2 छक 12 हो गया, तो ये ज़्यादा जा सकता है टेबल अगर हम पढ़ते हैं तो। 15 में 9 घटाना है, कितना बचेगा, 276। यहाँ पे 76, यहाँ पे कुछ गलत है, कितना लिखना है, 276 लिखना है। अब हम इसका डिवाइड करेंगे, कितना आएगा। तो सबसे पहले ये 4 से जाएगा, 6 चौके 24, ठीक है, 6 चौके 24, 7 चौक 28, 29 और 30, और 4 दूनी 8, 9 10 11, अर्थात इतना, मतलब कि 1104 घटाएंगे 2 4 और 1, 142। अब 142 को 6 में 4 कुछ गलत लिखा है, 12 46 लिख दिया हूँ, जबकि लिखना चाहिए हमको 1242। 9 में 7, यहाँ पे घटा नहीं है, इसको दोबारा घटाएंगे, इसको क्या करेंगे, इसमें घटाएंगे दोबारा हम।
तो सबसे पहले क्या करेंगे, 285 और 1249 में से क्रमशः घटा लेंगे कितना, 285 जो है 285 माइनस 9 करेंगे तो आएगा हमारा 276, और 1249 में से 7 घटाएंगे तो हमारा 12 आएगा 42, अर्थात 9 में 7 गया 2 तो 12 42 आएगा। अब हम इसका SCF निकालेंगे, भाग विधि से निकालेंगे 12 42 का, तो 4 से जब करेंगे तो हमारा 11 0 4, 12 में 4 घटाएंगे कितना बचेगा, तो ये बचेगा 8 3 और 1, 183 को 276 से भाग करेंगे, 13 दूना 26, तो ये 2 बार जा सकता है, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6 1 7, 2 1 कम 2, तो ये कट गया। अर्थात जो हमारा नंबर होगा जो बड़ी से बड़ी संख्या वो 38 होगी। तो यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन सही है, वो हमारा 38 वाला नंबर क्या है, सही है, पहला क्वेश्चन सही होगा। तो शायद समझ में आप सभी को आया होगा। तो ऐसे एक एक करके हम सारे प्रश्नों को हल करेंगे तो आप सभी को भी समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। 38 नंबर का जो क्वेश्चन है, 33 नंबर का, ये कहता है कि ABC तथा D 5 अंकों की संख्या है तथा प्रत्येक में 9 केवल एक बार आया है एवं इसका स्थान दर्शाया गया है, शेष अंकों के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है। अब आपको इसमें बताना है कि ABC और D के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ABC चारों संख्या में D सबसे छोटी संख्या है या B छोटी है C से, या चारों संख्या में A सबसे बड़ा है, उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। अब हम इसमें क्या भरेंगे, ABCD एक क्या है, 5 अंकों की संख्याएं हैं और प्रत्येक में 9 केवल एक बार आया है। ठीक है, फिर क्या करना है कि शेष अंकों के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है। तो हम इसमें क्या फिल कर सकते हैं, तो इन क्वेश्चनों में हम ये सबसे पहले समझेंगे कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि जो ABCD क्वेश्चन है, ABCD में प्रत्येक में क्या है, ABCD 5 अंकों की संख्याएं हैं। क्या है कि 5 अंकों की संख्या है और प्रत्येक में 9 केवल एक ही बार आया एवं इसका स्थान दर्शाया गया है, शेष अंकों के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है। अब हमको ऑप्शन को देख करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। अब ABCD के बारे में आप क्या कह सकते हैं कि चारों संख्या में जो D है वो सबसे छोटी संख्या है और D सबसे छोटी संख्या की बात हो रही है, तो D सबसे छोटी संख्या नहीं हो सकती। क्योंकि ये नहीं, अब B छोटी है C से नहीं, चारों संख्या में A सबसे बड़ी संख्या है। हाँ, तो ये जो A नंबर का संख्या है ये सबसे बड़ी संख्या हो सकती ही है, क्योंकि ये जो नंबर लिखा हुआ है पांचों इकाई अगर देखा जाए 5 अंकों की संख्या है और जो 9 अंक है ये सबसे बड़ा अंक है। अतः सबसे बड़ी संख्या वो होती है जिसके 10,000वें स्थान पर 9 लिखा है, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000, और 10,000 में भी कौन सी संख्या लिखी है, 9 लिखा है, तो यही संख्या हो सकती है जो सबसे बड़ी संख्या है। अर्थात हमारा जो विकल्प होगा वो विकल्प सही है, केवल 3 नंबर, चारों संख्याओं में A सबसे बड़ी संख्या होगी। आगे पढ़ेंगे हम कि 4 आकृतियां दी गई हैं जिसमें 3 किसी एक गुण के आधार पर समान है, अतः एक सर्व प्रकार भिन्न है। तो आपको बताना है, भिन्न आकृति को चुनना है, तो इसमें से कौन सी आकृति सही है। तो कौन सी आकृति सही हो सकती है, चलिए जानते हैं। जैसे कि ये त्रिभुज है, त्रिभुज में 3, चतुर्भुज में 4, षष्ठभुज में 6 बिंदी, अर्थात जो त्रिभुज बना है
और त्रिभुज में के अंदर 3 बिंदु है, 5 भुजाएं बनी हैं और 5 भुजा होने के साथ में यहाँ पे 4 ही बिंदु है। इसमें 4 भुजा है और 4 बिंदु हैं, और इसमें 6 भुजा है और 6 बिंदु हैं। अर्थात इसमें हमारा ये देखो पहला सही है, दूसरा सही मतलब तीसरा सही, मतलब कि ए सही, सी और डी इस ये वाला गलत, अर्थात बी नंबर जो है ये चारों से अलग है, चारों से क्या है अलग है, अर्थात सी कौन सा नंबर अलग है, 34 का डी नंबर। 34 के बाद 35, 34 के नंबर बाद 35 देखते हैं कौन सा। तो इसमें ऑप्शन भी दिया है कि 34 का बी अर्थात दूसरा नंबर सही है। मेरा जन्मदिन मेरे भाई के जन्मदिन के 64 दिनों बाद पड़ता है। यदि मेरे भाई का जन्मदिन सोमवार को पड़ता है तो मेरा जन्मदिन किस दिन पड़ेगा। ये 35 नंबर का क्वेश्चन है जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मेरा जन्मदिन मेरे भाई के जन्मदिन के 64 दिन के बाद पड़ता है। यदि मेरा भाई का जन्मदिन सोमवार को पड़ता तो मेरा जन्मदिन कब होगा। 35 नंबर 64 दिन अर्थात क्या कह सकते हैं 9 सप्ताह एक विषम दिवस होगा। 64 दिन का एक कितना दिन हो सकता है। 64 को 7 से भाग करेंगे तो 7 9 63 अर्थात एक ज़्यादा हुआ। यह एक क्या है, ये एक विषम दिन है तो 64 दिनों के बाद पड़ता है। यदि मेरे भाई का जन्मदिन सोमवार को पड़ता है तो मेरा जन्मदिन किस दिन पड़ेगा। तो 35 नंबर का कौन सा सही होगा। तो मेरा जन्मदिन सोमवार को पड़ता है। तो मेरा जन्मदिन कब पड़ेगा। अगर इसका और इसमें एक और विषम दिन है तो सोमवार में एक दिन जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा मंगलवार। तो हमारा जो जन्मदिन पड़ेगा वो मंगलवार को पड़ेगा। अर्थात इसके 35 का पहला क्वेश्चन क्या होगा, सही होगा मंगलवार। एक विशिष्ट कोड की भाषा में फ्लेम को 69431 लिखा जाता है और मॉक को लिखा जाता है, तो उसी को फैक्ट को क्या लिखा जाएगा ये आपको कम बताना है। फ्लेम को जैसे कि एफ एल ए एम और ई लिखा गया है, क्या लिखा गया, एफ को लिखा गया है 6, एल को लिखा गया 9, 4 को लिखा गया, ए को लिखा गया है 4, एम को लिखा गया 3 और 1। तो इसमें से कौन सा सही हो सकता है। तो इसी हिसाब से हम फैक्ट को क्या लिखेंगे, फैक्ट को क्या लिख सकते हैं। तो हम फैक्ट को हम इसी में से जानेंगे कि फैक्ट को कौन सा नंबर देंगे। फैक्ट को कौन सा नंबर देंगे। तो टी है, इसमें दोनों में टी देखेंगे तो 1 नंबर देंगे, टी को 1। और ए को कौन सा नंबर देंगे, इसमें तीसरे फ्लेम के तीसरे नंबर पर 4 है, सी 4 है। चार है, टी को कौन सा नंबर देंगे, मॉक्ट को, मॉक्ट या फैक्ट को जो यफ है इसे कौन सा नंबर देंगे, फैक्ट को 6 देंगे। तो 6 4 ऑप्शन में कहाँ आ रहा है, 6 4 अर्थात पहला ऑप्शन ही करेक्ट होगा, 6472 ही हमारा आंसर होगा। पक्षी और जैसे घोंसलों से संबंधित हैं वैसे आदमी, जैसे कि पक्षी जो है घोंसलों से संबंध है, वैसे आदमी किससे संबंध है, दुकान, कार्यालय, घर, तो वो किससे संबंधित है। तो उसकी बात किया जाए 37 नंबर का कौन सा सही हो सकता है। तो 37 नंबर का तीसरा सही है, जहाँ जानवर निवास करते हैं
जहाँ जानवर निवास करते हैं, यह पक्षी जैसे घोंसले से संबंधित, वैसे आदमी घर से संबंधित होना चाहिए। अर्थात ये तीसरे का तीसरा सही है, 37 का तीसरा सही है। एक कक्षा में 15 विद्यार्थी की जो औसत वर्ष है वो 15 वर्ष है। इसमें से 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है एवं अन्य 9 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 है, तो 15वें विद्यार्थी की उम्र कितनी होगी? ये 38 नंबर का क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आज के लिए बस हम इतना ही करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जो 38 नंबर का क्वेश्चन है ये हम अगले वीडियो में कराएंगे। तब तक आप इसको इतना पढ़ें और बताएं कि वीडियो कैसा लगा। कोई त्रुटियां हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसे सुधार करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ। और जो ये बुक की एनालिसिस चल रही है मॉडल प्रैक्टिस 1, ऐसे आधे 1 घंटे कुल मिलाकर के हम डेली ऐसे प्रश्नों के संग्रह को सॉल्व करेंगे, जिससे हम अपनी पढ़ाई को अच्छी दिशा दे सकें और एक कंटिन्यू बना रहे। तो चलिए हम मिलेंगे किसी एक नए वीडियो में, जो कंप्लीट करेंगे हम, जो आगे से कंप्लीट करेंगे। अर्थात 38 नंबर क्वेश्चन से हमको आगे हल करना है। तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।